इस वीडियो में हम करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्विक रिवीजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैलेंस फोर्सेस से। बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है, लेकिन ये इस पोजीशन किसी बॉडी की चेंज नहीं कर सकते और ना ही डायरेक्शन चेंज कर सकते, बट दे कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी। रेस्ट इज रेस्ट एंड मोशन इज मोशन, ठीक है। स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब है रेस्ट रेस्ट ही रहेगा और मोशन मोशन ही रहेगा। नेक्स्ट आता है अनबैलेंस फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस शेप, स्टेट ऑफ मोशन और डायरेक्शन तीनों चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के एग्जांपल हैं नॉर्मल, फ्रिक्शन, मस्कुलर फोर्स, इसमें कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जैसे मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इन सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या होती हैं, फील्ड होती हैं जिसके अंडर में ये अपना फोर्स एक्सपीरियंस करवाते हैं या फिर करते हैं कोई भी मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट आता है 4 फंडामेंटल फोर्सेस। तो 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मीडिएट करते हैं मीजोन्स, पाई+, माइनस एंड पाई0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मीडिएट करते हैं फोटोन्स। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए WZ बोसोन्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ग्रेविटोन्स। नेक्स्ट है मोमेंटम। P = mv। चेंज मोमेंटम होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। अगर हम वॉल पर अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है वेलोसिटी v से और अगर वो रेस्ट पर आ जाता है तो चेंज मोमेंटम mv के बराबर होगा। इसे मैग्नीट्यूड में है, ठीक है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर वो रिबाउंड करता है सेम वेलोसिटी के साथ तो चेंज मोमेंटम 2mv होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर अगर हम किसी इंक्लाइन एंगल पर बॉल को हिट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल थीटा से जाता है फिर थीटा पर आ जाता है। तो यहाँ पर हम वाई में देख सकते हैं मोमेंटम सेम है, लेकिन एक्स में पहले इधर था फिर इधर चेंज हो गया, ठीक है। तो वाई का मोमेंटम चेंज 0 होगा और एक्स का चेंज होगा 2mv cos थीटा। फिर यहाँ पे ये हमने तब फॉर्मूला लगाया जब एनर्जी लॉस नहीं होता। अगर एनर्जी लॉस होता है तो हम कोलिजन वाले फॉर्मूले यूज़ करते हैं जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर आता है थीटा, यहाँ पर होता है एंगल विथ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्मल इधर आएगा, ठीक है, इसे लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहेंगे। एंड ये वाला एंगल होता है परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, अगर इस वाली वॉल से लिया होता। सो हमें यहाँ पे थीटा लेना होता है इस वाले नॉर्मल से, ठीक। नेक्स्ट हम करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ गैलीलियो। ये दोनों लॉज जो होती हैं वो सिमिलर थी, ठीक है। न्यूटन्स ने भी यही कहा था कि रेस्ट पर होता है तो रेस्ट पर रहेगा, मोशन में तो मोशन में रहेगा, ठीक है। और सिमिलर थी लॉ ऑफ इनर्शिया दी थी गैलीलियो ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट लॉ आती है सेकेंड लॉ, इसमें होता है F = dp/dt। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, m dv/dt प्लस v dm/dt, बिकॉज मोमेंटम होता है mv, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन किया है यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। फिर हम आते हैं थर्ड लॉ पर। थर्ड लॉ क्या कहता है कि ये अगर दो बॉडीज है 1 और 2 तो F1 फोर्स ऑन 1/2 = माइनस ऑफ फोर्स ऑन 2/1, ठीक है। फिर हम इसकी कुछ कंडीशन देखते हैं। सबसे पहली है एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडी पर वर्क करते हैं, और दूसरा ये कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते, नेवर बैलेंस ईच अदर। एंड थर्ड, देयर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, इनके बीच में टाइम गैप 0 का होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होती है तो फोर्स का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं v dm/dt, ठीक है। अगर इसी फॉर्मूले में देखेंगे ये 0 हो जाएगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर यही वाला फॉर्मूला बचेगा, ठीक है। फिर पाइप फ्लो, रॉकेट प्रोपल्जन इसके एग्जाम्पल होते हैं जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और मास वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पाइप फ्लो में जो फोर्स का फॉर्मूला होता है ρ/a/v²। यहाँ पे रो डेंसिटी है, a एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और v वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, ठीक है। देन रॉकेट प्रोपल्जन में क्या होता है, अगर v dm/dt और mg अगर v dm/dt से ज़्यादा है तो रॉकेट प्रोपल्जन नहीं होगा, और अगर v dm/dt ज़्यादा है सिर्फ तभी रॉकेट स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर आता है अगर फॉर जस्ट टेक ऑफ v dm/dt = mg। जस्ट टेक ऑफ के लिए mg के इक्वल होनी चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो g को 0 कर देते हैं तो v dm/dt ma के इक्वल होता है। लेकिन इसकी जनरल इक्वेशन होती है v dm/dt = ma+g, ठीक है। तो जस्ट टेक ऑफ में mg के बराबर हो जाएगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस में g 0 हो जाएगा तो ma के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें क्या होता है, अगर F एक्सटर्नल 0 होता है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा,
ये कब के लिए वैलिड है? ये किसी सिस्टम के लिए वैलिड है, बट नॉट फॉर इंडिविजुअल बॉडीज़, बेस्ड ऑन न्यूटन्स सेकेंड एंड थर्ड लॉ। ये मेनली थर्ड लॉ पर बेस्ड है, बट सेकेंड एंड थर्ड दोनों पर बेस्ड मानी जाती है, ठीक है। अगर सिर्फ ये ऑप्शन में है तो हम थर्ड लगाएंगे, दोनों ऑप्शन में है तो दोनों लगाएंगे। When momentum of system is zero, then kinetic energy may not be zero. अगर मोमेंटम ज़ीरो है तो काइनेटिक एनर्जी नॉन ज़ीरो हो सकती है। जैसे कि बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है, जिसमें इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो होता है, फाइनली जब वो पार्ट्स में ब्रेक करता है तो दोनों के पास मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन में आता है, नेट मोमेंटम ज़ीरो होता है, लेकिन दोनों के पास वेलोसिटी होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी आ सकती है। इसलिए ये स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है। लेकिन इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो मोमेंटम भी ज़ीरो ही होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास ये एक m1 मास है, m2 मास, ये u1 से जा रहा है, ये u2 से, अगर कोई इंटरनल फोर्स जैसे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये कोलाइड करते हैं तो फाइनल वेलोसिटीज चेंज हो गई हैं इनकी, ठीक है। तो यहाँ पर मोमेंटम कैसा रहेगा? कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम जो था वो फाइनल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इसमें क्या है? ज़ीरो होता है, ठीक है। फिर फाइनली मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होगा। इट मीन्स mg/vg इज टू माइनस mb/vv, ठीक है। जो गन का मोमेंटम होगा वो निगेटिव होगा बुलेट के मोमेंटम के। देन आता है मार्शल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ बॉडी फ्रॉम वेयर इट इज़ थ्रोन, ठीक है। ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है उस बॉडी के रेस्पेक्ट में जहाँ से हमने उस बॉडी को थ्रो किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बुलेट की बात करें तो इसकी मार्शल वेलोसिटी क्या होगी? इट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? VVG, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू गन। अगर हमें गन की वेलोसिटी निकालनी है तो मास बुलेट का लेना है, वेलोसिटी ऑफ मजल डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर बुलेट का वेलोसिटी निकालनी है तो मास गन का लेना है इनटू वेलोसिटी ऑफ मजल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। या फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मजल वेलोसिटी दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ गन और जो मजल वेलोसिटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। जैसे ये 4.9 है तो ये 5 हो जाएगी, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर आता है फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। dp/dt और del t अगर हम करेंगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। मोमेंटम चेंज इन 1 सेकेंड क्या होगा? अगर ये मोमेंटम चेंज है और यहाँ पे 1 कर देंगे तो जो मोमेंटम चेंज होगा 1 सेकेंड का उसी को हम फोर्स लिख सकते हैं, ठीक है। इफ़ आस्क्ड टू फाइंड फोर्स इन 1 सेकेंड तो हम क्या लगा सकते हैं? डेल्टा p का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि n बुलेट्स रिबाउंड फ्रॉम वॉल, अगर n बुलेट्स रिबाउंड करती हैं तो 2 nmv फोर्स आ जाएगा, ठीक है, अगर ये 1 सेकेंड की बात है। नाउ इम्पल्स देखते हैं। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम इन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है F डेल्टा t, ये इम्पल्स है, F इम्पल्सिव फोर्स होता है और डेल्टा t इम्पल्सिव टाइम होता है। इसका यूनिट kg मीटर पर सेकेंड होगा। डेल्टा p F dt होता है इंटीग्रेशन व्हेन टाइम इज़ लार्ज, और इम्पल्स होता है इंटीग्रेशन F dt जब टाइम स्मॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है F और T का स्लोप, ठीक है। तो ये स्लोप कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं देता। अगर हम इसका इंटीग्रेशन F dt देखेंगे, मतलब एरिया ऑफ F और T का ग्राफ, ठीक है, तो ये क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो ये याद रखना है, F T का एरिया क्या देता है हमें? चेंज इन मोमेंटम। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, ठीक है। और चेंज इन मोमेंटम अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में है तो उसे हम इम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पल्स कैसे निकालेंगे? अगर इस टाइम पर हमें पूछा है तो इसके बाद की वेलोसिटी और फिर माइनस इससे पहले की वेलोसिटी। बाद में वेलोसिटी नेगेटिव में स्लोप है तो -v एंड ये क्या है? v, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है -v माइनस mv माइनस इनिशियल mv, तो चेंज आ गया -2mv का, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें अगर ग्रेविटी का फोर्स बताएंगे तो वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा हर केस में, ठीक है। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है या परपेंडिकुलर टू बॉडी होता है। तो ये इस तरह से नॉर्मल आ गया यहाँ पर, इधर यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों का, तो ये यहाँ आएगा और इसमें यहाँ आएगा, ठीक है। फिर टेंशन फोर्स क्या होता है? ये ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग में डेवलप होता है, ये एक पुलिंग फोर्स होता है, ठीक है। और याद रखना है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। ऑलवेज अवे फ्रॉम बॉडी, और ये हमेशा बॉडी के अवे लगता है। नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन तीनों ही एक टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। स्प्रिंग फोर्स अपोज चेंज इन इट्स पोजीशन और शेप।
ठीक है। स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो शेप या फिर पोजीशन में चेंज को अपोज करता है, तो मतलब ये कैसा होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों टाइप का हो सकता है। F इज टू माइनस के एक्स, ये फॉर्मूला होता है स्प्रिंग फोर्स का। के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सिस्टम विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रहा है तो फोर्स अगर F है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। ठीक है, फिर ये फोर्स आ जाएगा इसका मास इंटू एक्सेलरेशन से। नॉर्मल बिटवीन बॉडीज यहाँ पर कितना आएगा, ये वाला, ये आ जाएगा m2 इंटू ए, बिकॉज m2 को सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ही चला रहा है। ठीक है, इस पर लगने वाला फोर्स एक नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर ये m2 इंटू ए हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, फिर आता है ये वाला इस टाइप का। ठीक है, जब दोनों तरफ से फोर्स लगेगा तो यहाँ पे पहले नेट फोर्स निकालेंगे 48 माइनस 24, ये 24 आ गया। ठीक है, फिर ए नेट आ जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो अगर हमारे पास नेट फोर्स ये एक्सेलरेशन आ चुका तो हम नेट फोर्स को किसी भी बॉडी पे निकाल सकते हैं m इंटू ए से। ठीक है, अगर हम 5 kg पर डिपेंड बात करते हैं तो ये 48 है, इधर इस पर इनके बीच का एक नॉर्मल फोर्स है जो कि ये इस पर लगाएगा और ये 4 इस पर लगाएगा। ठीक है, तो 4 ने इस पर लगाया n1। ठीक है, और नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो 48 माइनस n1 इज टू एम ए कर सकते हैं हम। ठीक है, नेट फोर्स एम ए के बराबर है, तो 5 इंटू 2, तो n1 यहाँ से आ जाएगा 38। इसी तरह हम 3 kg पर देखेंगे, यहाँ पर इस 4 वाला इस पर n2 लगा रहा होगा और यहाँ पर 24 न्यूटन है और ये इधर a है, तो n2 माइनस 24 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ठीक है, तो n2 यहाँ पे 30 है। ठीक है, जो बड़ा फोर्स है जिसके डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन है हम उसे पहले लिखेंगे। नेक्स्ट इस वाले केस की बात करते हैं, तो ये टेंशन इसमें कैलकुलेट करनी है। नेट 40 है तो 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर T2 निकालना है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि T2 की वजह से ये पूरा चल रहा है, मतलब ये इसका नेट फोर्स होगा, तो इसे m के इक्वल कर देंगे हम 6 इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ये 5/2 है, तो ये टेंशन आ जाएगी 50 न्यूटन। ठीक है, अब हम 3 kg पर देखते हैं, यहाँ पे T1 लग रही है और इधर की साइड T2 लग रही है, जो इसके साइड अवे थी इसके लिए यहाँ से अवे हो जाएगी। ठीक है, और ये T2 15 मिल चुकी है हमें, तो T1 माइनस 15 इजिकल्स टू एम ए करेंगे इस साइड में, तो जाएगा 3 इंटू ए, तो यहाँ पे T1 भी मिल जाएगी हमें। या फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको एक मास सिस्टम मान सकते हैं 9 kg का, तो यहाँ पे ये T1 इसको ले जा रही है, तो 9 इंटू एक्सेलरेशन करेंगे तो डायरेक्ट हमें मिल जाएगी 22.5। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं लेमीज थ्योरम। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है कि 3 कोप्लेनर वेक्टर्स होने चाहिए, तीनों कॉन्करेंट मतलब सेम पॉइंट पर एक्ट करने चाहिए, तब तीनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये 3 वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर हैं और कॉन्करेंट हैं। ठीक है, ए के अपोजिट एंगल अल्फ़ा, बी के अपोजिट बीटा एंड सी के अपोजिट गामा, इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका रिजल्टेंट 0 है दोनों फॉर्म में। ठीक है, ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गामा, ये लेमीज थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट है टेंशन इन हैवी स्ट्रिंग। टेंशन होती है Fx/L। ठीक है, x यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम फ्री एंड, यहाँ पे इसके लिए ये फ्री एंड है और इस वाले के लिए जब लॉन्गिट्यूडनली लगेगी, सॉरी वर्टिकली लगेगी, तो ये वाला डिस्टेंस होगा फ्री एंड। ठीक है, तो टेंशन यहाँ पे हो जाएगी mgx/L। नेक्स्ट आता है इनर्शियल फ्रेम व्हेन फ्रेम और ऑब्जर्वर हैज़ एक्सेलरेशन 0। जब a इक्वल्स टू 0 होगा तो उसे इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है या फिर रेस्ट हो सकता है। फिर आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऑब्जर्वर हैज़ एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन होगा ऑब्जर्वर के पास तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। जीरो फोर्स क्या होता है, जीरो फोर्स होता है मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये एक अज्यूम्ड फोर्स होता है, रियल फोर्स नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है मास बॉडी का लेते हैं लेकिन एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का लेते हैं। न्यूटन्स ऑल लॉज आर इनवैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, न्यूटन की जितनी भी लॉज हैं वो इनवैलिड होती हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर से इस वाले केस में ये ऑब्जर्वर है और मास जो भी बॉडी है उसके पास एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे जीरो फोर्स नहीं आएगा बिकॉज हमें ऑब्जर्वर से मतलब है। ठीक है, इस केस में ये रेस्ट पर है लेकिन ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे जीरो फोर्स आएगा, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिवेटर में। अगर एलिवेटर एक्सेलरेट करती है अपवर्ड और रिटार्ड करती है डाउनवर्ड, तो ये सेम केस माना जाता है। ठीक है, मतलब ऊपर ज़्यादा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होगी, नीचे कम वेलोसिटी होगी, तो यहाँ पे नॉर्मल टेंशन या फिर अपरेंट वेट होता है mg+a। ठीक है, अगर एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड या फिर रिटार्डिंग अपवर्ड होता है तो ए नेट होता है g - a। सिमिलरली हम यहाँ पे टेंशन नॉर्मल निकाल सकते हैं mg - a।
ठीक है। फिर आता है व्हेन डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन अगर ग्रेविटी के बराबर हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाता है तो कॉन्टैक्ट रिलीज हो जाता है, नॉर्मल 0 हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं मोशन ऑन इंक्लाइन वेज। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन होता है g sin थीटा, ठीक है। फिर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम टू बी इन रिलेटिव रेस्ट। तो ये क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पर होता है g tan थीटा, फोर्स होता है मास ऑफ बॉडी प्लस मास ऑफ वेज इनटू एक्सेलरेशन g tan थीटा, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट बाय वेज ऑन ब्लॉक, ये क्या होगा, नॉर्मल फोर्स होगा, ठीक है, वो होता है mg अपॉन कॉस थीटा। फिर नेक्स्ट आता है एफ मिनिमम सच दैट ब्लॉक फ्री फॉल्स, अगर फ्री फॉल करता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन g cot थीटा होता है, फोर्स मास ऑफ वेज इनटू g cot थीटा। सिर्फ वेज का मास इसलिए लिया है बिकॉज यहाँ पे बॉडी तो फॉल कर जाएगी, इसलिए सिर्फ वेज का मास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुली मास सिस्टम, इसमें एक्सेलरेशन होता है नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास टू पुल, और टेंशन का फॉर्मूला अगर दो बॉडीज़ होती हैं तो 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। फिर अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये 2m मास है, ये m है और ये 3m है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए देखेंगे तो ये 3mg नॉर्मल बैलेंस कर रहे हैं दूसरे को, तो ये पुलिंग में कोई भी रोल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये इधर खींच रहा है और ये वाला इधर है, तो ये दोनों पुलिंग फोर्स हैं, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 2mg माइनस mg, ठीक है, बिकॉज इसी का ज़्यादा फोर्स लगेगा, डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 + 3 + 1 6m, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा g/6। इसी तरह इसमें यहाँ पे नॉर्मल m1g को बैलेंस कर देगा, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये ही पुलिंग फोर्स में इफेक्ट देगा, इसलिए एक्सेलरेशन आ जाएगा नेट फोर्स क्या है m2g डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन नहीं गिवन है तो हम क्या समझेंगे, यहाँ पे 24 है, 24 अगर हमें kx निकालना है, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय टोटल मास 5 + 3 8, एक्सेलरेशन आ जाएगा 3, ठीक है। अब हम 5 kg को देखते हैं, 5 kg को सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही चला रहा है, तो हम क्या करेंगे, kx जो हो जाएगा वो उसका नेट फोर्स होगा, तो हम कहेंगे kx = m है, ठीक है। m इसका 5 है, एक्सेलरेशन 3 है, तो 15 kx के बराबर है। अब इस वाली बॉडी पर देखते हैं, इस वाली बॉडी में हम कहेंगे 24 माइनस kx = 3 इंटू इसका एक्सेलरेशन भी 3 है, ठीक है। 15 न्यूटन kx आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों का यहाँ पर सेम रहेगा बिकॉज यहाँ पे किसी का अलग से एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दूसरे टाइप के क्या क्वेश्चन होते हैं जब हमारे पास एक का एक्सेलरेशन गिवन होता है, दूसरे का पूछा होता है, ठीक है। तो इस वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे, तो हम कहेंगे 20 माइनस kx से अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहा होगा, तो माइनस kx = m है, तो इसका एक्सेलरेशन 6 है और ये मास 2 है, ठीक है। तो यहाँ से kx मिला 8 न्यूटन। अब यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ kx की वजह से चल रहा है, तो हम कहेंगे 8 न्यूटन जो kx आया था यहाँ से = 3 इंटू इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ से kx 8 था, तो 8/3 आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये दो इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट फिर आता है मूविंग पुली का, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली क्या होती है, v1 + v2/2, एक्सेलरेशन a1 + a2/2, ठीक है। इसमें याद रखना है हमें डायरेक्शन के साथ लेना है, अगर नीचे जा रहा है तो हम निगेटिव लेंगे, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, या फिर अपनी तरफ से कन्वेंशन मान सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर T1 है और इसने x1 नीचे ले लिया, इसको इस वेट को, और यहाँ पे T2 टेंशन है और ये x2 ऊपर ले गई, तो हम कहेंगे T1 x1 = T2 x2, T1 v1 = T2 v2, T1 a1 = T2 a2, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन अपोज रिलेटिव मोशन, ठीक है। अगर रेस्ट है तो क्या करेगा, रेस्ट ही जाएगा, और अगर मोशन है तो वो मोशन ही जाएगा, ठीक है, मतलब रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा। फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के, फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल होता है सरफेस रफनेस के, बट इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 kg का है, ये भी 5 kg का है, तो नॉर्मल दोनों का सेम रहेगा, लेकिन इसमें एरिया चेंज हो रहा है, स्टिल ये इंडिपेंडेंट है एरिया के, इसलिए फ्रिक्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब दो थ्योरी थी, एक ओल्ड थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन था ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज़, एंड दूसरा था मॉडर्न थ्योरी जिसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ सरफेस। फिर यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, तो ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है नेचर में। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है।
रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, अराइज ड्यू टू डिफॉर्मेशन इन शेप। तो परफेक्ट रिजिड बॉडी होगी तो मतलब वो बिल्कुल भी डिफॉर्म नहीं होगी, इट मीन उसका म्यू आर क्या होगा, ज़ीरो। म्यू आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग मोशन, ठीक है, वो ज़ीरो होगा। फ्रिक्शन इन वॉकिंग कैसा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। मैक्सिमम एक्सेशन किसी भी कार, बाइक, स्कूटी, जो भी व्हीकल होगा उसका क्या होता है, म्यू जी, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका ग्राफ है फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स का। तो जब तक अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन तक होता है तो ये सेल्फ एडजस्टिंग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुँच चुका। तो यहाँ तक ये इसके बराबर रहेगा, इसलिए एंगल 45 है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये स्टार्ट करेगा मोशन तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा काइनेटिक वाले में, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम रहता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है स्टैटिक से, इसलिए थोड़ा डाउन आएगा। लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जितना वैल्यू है मैक्सिमम उतनी रहेगी, ठीक है। जैसे 5 न्यूटन है काइनेटिक, तो 5 न्यूटन ही रहेगा, और एफ अप्लाइड बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर 5 के लिए 3t फोर्स है, अगर हम, और इसका म्यू है 0.3, अगर t = 2 सेकेंड पर देखेंगे तो 3 to the 6 न्यूटन है। इसका लिमिटिंग अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एम जी म्यू एन के बराबर होता है, तो 15 है। लेकिन ये अगर 6 है तो ये 6 तक ही रहेगा, एडजस्ट कर लेगा, ठीक है, और एक्सेशन आएगा 0, मतलब अभी ये रेस्ट पर रहेगा। फिर t = 10 पर ये कितना हो जाएगा, 30, फिर लिमिटिंग कितना है, 15, तो हम इससे ज़्यादा नहीं हो सकते अब लिमिटिंग से। तो नेट एक्सेशन कितना आ जाएगा, 30 - 15 डिवाइडेड बाय मास 5, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये होता है एंगल ऑफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स विद नॉर्मल। जैसे ये फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल है, ये फोर्स है, ठीक है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स को नॉर्मल और फ्रिक्शन का बीच का, मतलब दोनों का ऐड करके, तो ये आ जाएगा कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसे कहेंगे हम लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 लैम्डा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल, फ्रिक्शन होता है म्यू एन अपॉन एन, तो यहाँ से 10 लैम्डा आ गया म्यू के बराबर, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ठीक है। फिर रेंज ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, अगर प्लेन बॉडी है, इस तरह से हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो mg से लेकर mg√μ² + 1 तक कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर आता है मिनिमम फोर्स फॉर पुलिंग। पुलिंग के लिए मिनिमम फोर्स होता है μmg/√μ² + 1। फिर आता है अगर ये मास m है और यहाँ पर म्यू फ्रिक्शन का कोफिशिएंट भी है, ठीक है। पहले वाले में फ्रिक्शन नहीं था तो सिर्फ mg/ टोटल मास लिया था, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन अपोज करेगा इसको नीचे जाने से, इसलिए हम क्या लिखेंगे, mg - μmg, ठीक है। μmg इसे अपोज कर रहा है पुलिंग को, डिवाइडेड बाय 2m, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा mg - μmg डिवाइड बाय 2m, ठीक है। इसे कैंसिल कर सकते हैं मास को हम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास पुश कर रहे हैं अगर हम किसी बॉडी को, तो यहाँ पर एंगल थीटा है और हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन है लैम्डा। तो मिनिमम फोर्स फॉर पुशिंग कितना होता है इस केस में, mg sin लैम्डा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस लैम्डा, ठीक है। फिर आता है फ्रिक्शन ऑन वेज। वेज पे जो फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू mg cos थीटा, ठीक है। फिर आता है एंगल ऑफ रिपोज, वेज एंगल एट विच बॉडी इज जस्ट एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज होता है जब वो जस्ट रेस्ट पर होती है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होती है, मतलब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू mg cos थीटा वो mg sin थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा, इसे कैंसिल कर देंगे तो म्यू = tan थीटा। और यहाँ पर हमने देखा था म्यू क्या है, इससे पहले वाले में यहाँ पे म्यू क्या है, 10 लैम्डा की इक्वल है। इट मीन्स थीटा यहाँ पर क्या है, लैम्डा की इक्वल है। ये मैग्नीट्यूड में लैम्डा क्या आता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, अगर हमारा थीटा लैम्डा से कम है या फिर 10 थीटा 10 लैम्डा म्यू होता है, ठीक है। तो 10 थीटा अगर म्यू से कम है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी बॉडी, और फ्रिक्शन mg sin थीटा के ही इक्वल होगा, मतलब जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फ्रिक्शन लगेगा। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है √फ्रिक्शन² + नॉर्मल स्क्वायर, ठीक है। फ्रिक्शन यहाँ पे mg sin थीटा, नॉर्मल mg cos थीटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। इसको सॉल्व करके कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर आता है, ठीक है।
फिर अगर थीटा लैम्डा के बराबर है, मतलब एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहे हैं, तो टेन थीटा म्यू के बराबर होता है, जस्ट एज या कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। और यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर ही होता है, बिकॉज फ्रिक्शन यहाँ पर भी mg साइन थीटा के ही इक्वल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर थीटा लैम्डा से बड़ा आ गया तो टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू हो जाएगा, और वो कांस्टेंट एक्सेशन से चलने लगेगा। एक्सेशन होगा g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स होता है mg cos थीटा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे ये यहाँ पर एंगल थीटा है, कि 5 kg की बॉडी है, इसका म्यू 0.8 है। ठीक है, फर्स्ट में अगर थीटा 30 डिग्री हम लेंगे तो tan 30 1/√3, इसकी वैल्यू हम याद कर सकते हैं 0.58 होती है। ठीक है, और 0.58 जो हमारा tan थीटा है वो म्यू से क्या है, छोटा है। ठीक है, इट मीन्स म्यू बड़ा है तो मतलब रेस्ट पर रहेगा। और कॉन्टैक्ट फोर्स उस वक्त क्या आता है mg के बराबर, तो 50 आ जाएगा 5 × 10। ठीक है, फिर अगर हमने थीटा 60 डिग्री लिया तो tan 60√3 1.73 होता है, जो कि ग्रेटर देन 0.8 या म्यू से ज़्यादा है। इट मीन्स अब क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट एक्सेशन से चलेगा। एक्सेशन g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा से आ सकता है। फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू mg कॉस थीटा लिमिटिंग जा चुका है। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स हो जाएगा mg कॉस थीटा अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट आता है मिनिमम फोर्स टू स्टॉप स्लाइडिंग, तो होता है mg साइन थीटा माइनस म्यू mg कॉस थीटा। ठीक है, जैसे हमारे पास अगर कोई बॉडी यहाँ पे नीचे जा रही थी तो हम क्या लगाएंगे, ऊपर उतना ही फोर्स लगा देंगे। नीचे फोर्स डाउनवर्ड कितना था, g साइन, इसको हम एक्सेशन से मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नीचे का फोर्स आ जाएगा, उतना ही अपवर्ड में लगा देंगे तो ये स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमम फोर्स टू पुल अप द इंक्लाइन। अगर हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन को। अगर हम ऊपर ले जाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन अब क्या लगेगा, नीचे लगने लगेगा, और mg साइन थीटा भी नीचे है, तो यहाँ पर हमें कितना लगाना पड़ेगा, mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कॉस थीटा का अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, अगर टी टाइम में कोई स्मूथ वेज से जा रहा है, ठीक है, सेम एंगल में, सारी चीज़ें सेम है, हाइट भी सेम है। ठीक है, और अगर वो रफ पर आता है तो टाइम लगता है nt, तो म्यू कितना होता है, tan थीटा 1 - 1/n²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है मोशन अलोंग वॉल। अगर हम फोर्स लगाते हैं और ये स्मूथ वॉल है तो नीचे mg है, ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम बॉडी को रेस्ट पर नहीं ला सकते। बट अगर यहाँ पर हम रफ वॉल पर लाते हैं जिसके पास म्यू है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन इसे अपोज करेगा नीचे जाने से। ठीक है, तो यहाँ पे mg है, mg किसके बराबर है, फ्रिक्शन के बराबर, और यहाँ पे फोर्स इधर लग रहा है और इधर साइड से यहाँ पर नॉर्मल आएगा, तो फोर्स नॉर्मल के बराबर है। तो म्यू f की जगह n की जगह f लिख सकते हैं, म्यू f = mg। तो यहाँ से हम म्यू निकाल सकते हैं mg/f, या फिर फोर्स निकाल सकते हैं mg/म्यू। ठीक है, फिर आता है 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। इसमें अगर हम नीचे के सरफेस को स्मूथ लेते हैं और ब्लॉक के बीच की सरफेस जो होती है वो रफ होती है। अगर नीचे वाली बॉडी पर हमने फोर्स लगाया है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग म्यू n1 होगा, म्यू m1g, इसे हम लिख सकते हैं। म्यू m1g किसके बराबर है, इसका नेट फोर्स किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से m1 पर। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, m1a। यहाँ से एक्सेशन आ जाता है म्यू g के बराबर। ठीक है, F मैक्सिमम होता है m1 + m2 इंटू एक्सेशन म्यू g अप टू विच बोथ बॉडीज मूव टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर हमने ऊपर वाली बॉडी पर फोर्स लगाया है, ठीक है, और ये रफ है, ये स्मूथ है पहले की तरह, तो A मैक्स यहाँ पर आता है म्यू g m1/m2। ठीक है, और यहाँ का मैक्सिमम फोर्स होता है m1 + m2 म्यू g m1/m2। ठीक है, जहाँ तक ये दोनों बॉडी साथ में मूव करेंगी। फिर अगर इसके एग्जाम्पल से हम समझना चाहें तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पे 6 kg, ये 4 kg, यहाँ पे म्यू है 0.3 और ये F फोर्स है। सबसे पहले फोर्स हमने 20 न्यूटन लिया है, तो सबसे पहले हम कॉमन एक्सेशन निकालेंगे जो कि हो जाएगा फोर्स 20 / टोटल मास 10। ठीक है, तो एक्सेशन आ जाएगा 2, और मैक्सिमम एक्सेशन निकालेंगे जो कि कितना हो जाएगा, म्यू जी, क्योंकि नीचे वाले पर फोर्स लगाया है, म्यू जी यहाँ पे कितना है 3 है। ठीक है,
तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो कॉमन एक्सेशन 2 था और मैक्सिमम 3 हो सकता था। तो यहाँ पर इस केस में जब एक कॉमन मैक्सिमम से कम होता है तो दोनों के एक्सेशन कॉमन के इक्वल ही होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, A1 = A2 = 2। और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 वाली बॉडी को सिर्फ फ्रिक्शन चला रहा है तो इसी को हम नेट फोर्स बना सकते हैं। तो फ्रिक्शन हो जाएगा 4 × 2 8 न्यूटन। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। अगर हमने फोर्स 40 न्यूटन लिया तो एक कॉमन हम दिखाएंगे 40 / टोटल मास 10 = 4। ए मैक्सिमम अगेन μg से निकालेंगे जो कि 3 आएगा। और इस केस में ए कॉमन ज़्यादा है ए मैक्सिमम से। ठीक है, इट मीन्स कि इसका मैक्सिमम एक्सेशन जो 4 kg था उसका तो 4 ही सेम रहेगा, μg के बराबर रहेगा, मतलब 3 रहेगा। लेकिन इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज इनके बीच में अब रिलेटिव मोशन आने लगेगा। फिर क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले 4 kg का ए मैक्सिमम के बराबर है जो कि 3 है। तो हम फ्रिक्शन निकाल सकते हैं जो कि आ जाएगा इसका ms है, तो 3 × 4 12। अब 6 kg पर हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन 12 है बिकॉज इतना ही लिमिटिंग है, और नेट एक्सेशन इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 - 12 / मास 6। ठीक है, तो एक्सेशन 28/6 4.6 m/s²। ठीक है, फिर आता है इफ़ μs एंड μk बोथ आर गिवन। अगर हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट और काइनेटिक का दोनों का गिवन है तो अगर एक कॉमन मैक्सिमम से कम है, ठीक है, जैसे इस केस में था, तो हम क्या लगाएंगे, फ्रिक्शन स्टैटिक ही लगाएंगे बिकॉज अभी उनके बीच में रिलेटिव रेस्ट रहेगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एक कॉमन ज़्यादा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, जैसे सेकेंड केस में हुआ था, तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए फ्रिक्शन हम लगाते हैं काइनेटिक। ठीक है, और याद रखना है ए मैक्सिमम के लिए दोनों में μs से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और एक आता है 2 ब्लॉक्स में जब दोनों ही सरफेस रफ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F मैक्सिमम μ1 + μ2 × m1 + n2 × g। ये F मैक्सिमम है अप टू विच बोथ मूव टुगेदर, रिलेटिव रेस्ट रहता है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस आते हैं। सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम में टाइम पीरियड होता है 2π √L cos θ / g। यहाँ पे थीटा हम वर्टिकल से लेते हैं। फिर आता है डिस्क का, अगर रफ डिस्क है तो यहाँ पे म्यू आता है ω² x/g। x डिस्टेंस है उस बॉडी का जहाँ तक हमने लिया है। ठीक है, सॉल्व करना है मतलब। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेंडर, रोटेटिंग सिलेंडर का। तो यहाँ पे इस तरह से ये बॉडी है, तो इसका म्यू होता है इसका जस्ट रिवर्स g/ω² r। फिर हमारे पास ये वाला आता है, अगर हमारे पास कोई कोनिकल बॉल होती है, उसमें कोई भी इंसेक्ट आंट अगर देखते हैं हम किस हाइट तक जा सकता है मैक्सिमम, अगर हम इसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से बीच से रोटेट करेंगे यहाँ तक कि इसकी रेडियस हो जाएगी इसके सेंटर से। ठीक है, ये इसकी हाइट है जहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है। ये थीटा एंगल है, जो एंगल यहाँ पर आएगा वो एंगल यहाँ पर आएगा। तो यहाँ n cos θ mg n sin θ, इससे हम इस सब को बैलेंस करेंगे। फिर फाइनली हाइट का फॉर्मूला मिलेगा ω² r² / g। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्निंग ऑन रफ बैंक्ड रोड। तो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो होती है √rg tan θ + μ 1 - μ tan θ। और यहाँ पे थीटा हॉरिजॉन्टल से लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम रफ बैंक्ड रोड में अगर सिर्फ स्मूथ रोड लेंगे और बैंक्ड होगा तो ये √rg tan θ हो जाएगा, और रफ रोड होगा बैंक्ड नहीं होगा थीटा 0 होगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी √μrg। ठीक है, वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट आता है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला √rg tan θ होता है, लेकिन ये थीटा वर्टिकल से होता है। तो टाइम पीरियड के लिए थीटा वर्टिकल से होता है और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट के लिए वर्टिकल से होता है, और वी मैक्स वाले दोनों फॉर्मूले में थीटा हॉरिजॉन्टल से होता है। ठीक है, याद रखना है ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू फॉर